नमस्कार, स्वागत है आपका मुनाफे की मंडी में, जहां हम आपको कमोडिटी मार्केट की तमाम बड़ी खबरें बताते हैं, साथ ही आपको ट्रेडिंग कॉल्स भी देते हैं और साथ ही मंडियों के क्या हाल चाल है, देश भर के हाजिर बाजार से क्या खबर आ रही है, ये भी हम आपको बताते हैं। आज हमारे साथ 4 मेहमान होंगे अगले आधे घंटे तक। बीरेन वकील हैं पैराडाइम कमोडिटी से, तरुण सत्संगी हैं कमोडिटी एक्सपर्ट, और अनिंद बैनर्जी हैं कोटक सिक्योरिटी से, और साथ ही आज हमारे साथ एक खास मेहमान हैं नितिन केडिया हैं, नेशनल सेक्रेटरी हैं ऑल इंडिया ज्वेलर्स एंड गोल्ड स्मिथ फेडरेशन के। शुक्रिया नितिन जी, आपने वक्त निकाला। आपसे एक अहम खबर पे बातचीत करने वाला हूँ, वो है सिल्वर इंपोर्ट को लेकर। और सिल्वर इंपोर्ट आजकल सवाल के घेरे में है, क्योंकि गिफ्ट सिटी के जरिए जो भी सिल्वर इंपोर्ट हो रहे हैं, जितने भी इंपोर्ट देश में हो रहे हैं सिल्वर के, वो उसमें से 87% हाल में इंपोर्ट सिर्फ गिफ्ट सिटी के हुए हैं, और बाकी पोर्ट के जरिए वहां पर क्लियरेंस में काफ़ी दिक्कत हो रही है। और सेपा के तहत, यानी यूएई के साथ जो भारत का करार है, कॉम्प्रिहेंसिव इकोनॉमिक पार्टनरशिप एग्रीमेंट, उस करार के जरिए जो यूएई रूट के जरिए जो चांदी का इंपोर्ट हो रहा है देश में, वहाँ पर नियमों की अनदेखी हो रही, क्योंकि जिस देश से आप इंपोर्ट करते हैं उस देश में ओरिजिन वहीं का होना चाहिए, वहीं पर उसका उत्पादन होना चाहिए। इस पर सवाल उठ रहे हैं। तो बाकी पोर्ट पर तो क्लियरेंस में दिक्कत हो रही है, लेकिन गिफ्ट सिटी से होने वाले इंपोर्ट में क्यों नहीं दिक्कत हो रही है, ये एक सवाल है। और बातचीत करने के लिए नितिन जी हमारे साथ हैं। नितिन जी बताइए, क्या ऐसा है कि गिफ्ट सिटी से के जरिए जो इंपोर्ट हो रहा है वहां पर कभी कोई क्लियरेंस में दिक्कत नहीं हो रही है, बाकी पोर्ट पर सवाल के घेरे में है, क्या हो रहा है सर? नमस्कार साहब, ईटी नाउ के सभी दर्शकों को मेरा नमस्कार। देखिए, एक देश दो कानून के खिलाफ रहे हैं हमेशा। और जब सेपा के तहत बात हो रही है तो सेपा के तहत लगभग 1000 टन चांदी जो है वो अभी तक भारत के अंदर आ चुकी है। और इस 1000 टन चांदी की वजह से लगभग 500 करोड़ के राजस्व का नुकसान हो चुका है, और 250 करोड़ रुपए के आसपास इम्पोर्ट फॉरेन करेंसी जो है वो एक्स्ट्रा जो है वो यूएई के पास जा चुकी है। देखिए, दो देशों के बीच जब समझौता होता है तो वो इसलिए होता है ताकि दोनों देशों के जो व्यापारी हैं उनको फायदा मिले। लेकिन यहाँ पे सिर्फ 25 व्यापारी ऐसे हैं देश के जिनको ये फायदा मिलता हुआ दिख रहा है। और सर्टिफिकेट ऑफ ओरिजिन से रिलेटेड चेन्नई एयरपोर्ट ने आज से 6 महीने पहले आरबीएल और यस बैंक से जो पेपर्स मांगे थे वो आज भी नहीं आ पाए, और वो जो इम्पोर्ट्स हैं वो आज तक हॉल्टेड पड़े हुए हैं। तो हमारा ये मानना है कि अगर मान लीजिए जो रूल यस बैंक या आरबीएल या बाकी ट्रेडर्स के ऊपर अप्लाई होते हैं वो आईआईबीएक्स के ऊपर क्यों नहीं अप्लाई हो रहे हैं, तो इस तरह का जो स्पेशल प्रेफरेंस आईआईबीएक्स को मिल रहा है उसके हम खिलाफ है। और ये हमने अपना विरोध जो है वो सरकार को भी दर्ज करा दिया है माननीय सांसद श्री प्रवीण खंडेलवाल जी के माध्यम से। तरफ से जो बयान आया रहा है वो तो कह रहे हैं कि हम नियमों का पूरा पालन कर रहे हैं, और जो कंट्री ऑफ ओरिजिन के जो सर्टिफिकेट है वो चेक करने की जिम्मेदारी यूएई की है। तो क्या यहाँ पर गिफ्ट सिटी की आईआईबीएक्स की जिम्मेदारी नहीं है कि वो चेक करे कि जिस देश में माल बना नहीं है वो माल हम इंपोर्ट हो रहा है कि नहीं? ये चेक करने की जिम्मेदारी आईआईबीएक्स की नहीं है, या पूरी तरह से वो यूएई सरकार पर ही डिपेंडेंट है? देखिए, सर्टिफिकेट ऑफ ओरिजिन जो होता है वो दो तरह से होता है। एक होता है कि जब जिस देश के साथ हमारी संधि हुई है व्यापार रिलेटेड, वो उसी देश में उस चीज का पर्टिकुलर प्रोडक्शन हो रहा है। और दूसरा सर्टिफिकेट ऑफ ओरिजिन ये वेरीफाई होता है कि उस देश में उस पर्टिकुलर प्रोडक्ट के ऊपर कोई ऐसा वैल्यू एडिशन हो रहा है जिसकी वजह से वहां पे एम्प्लॉयमेंट बढ़ रहा है और दूसरे देश जो है वो उनको फायदा मिल रहा है। लेकिन जब हम सिल्वर की बात करते हैं तो सिल्वर में 3% का वैल्यू एडिशन जो है वो सेपा के अंतर्गत रखा गया है। और जिसका फायदा उठा के बहुत से लोग क्या कर रहे हैं कि वो चांदी को एक ग्रेन फॉर्म में या रवाली के फॉर्म में लेके आ रहे हैं, और वही रवाली का फॉर्म जो है वो इंडिया में आ रहा है। और पहले तो वहां पे सिल्वर को गला के रवाली बनाई जा रही थी, लेकिन आज की डेट में क्या हो रहा है कि रवाली वाली सिल्वर ही खरीदी जा रही है, उसमें अपनी पैकिंग लगाई जा रही है, और 3% का दाम बढ़ा के जो है वो यहाँ पे भारत में इंपोर्ट किया जा रहा है। और कुछ एक आध दो कंपनियां ऐसी हैं जिन्होंने अपनी ही कंपनी जो है वो वहां पे बना ली है दुबई के अंदर, और अपनी ही दूसरी कंपनी के माध्यम से यहाँ पे पैसा भेज रहे हैं। तो एक तरह से चांदी भेज रहे हैं, तो एक तरह से ये राउंड ट्रिपिंग भी हम ये कह सकते हैं कि हो रही है। यहाँ से पैसा जा रहा है और वहां से चांदी आ रही है। तो सीधे सीधे भारत सरकार को ये 5 से 6% की जो चोट हो रही है वो जो व्यापार बढ़ाने के लिए हुई थी, बल्कि ये सिर्फ 5 या 6 लोगों की जेब में ये पैसा जा रहा है। ड्यूटी पे इंपोर्ट हो रहा है, जबकि 15% ड्यूटी है। तो कौन सी वो कंपनी है, कुछ नाम अगर आप डिस्क्लोज यहाँ पे कर पाए सर, ताकि अ, सरकार अ, भी संज्ञान ले उन कंपनी के खिलाफ?
देखिए अभी हम ऑलरेडी हमारी जो टीम है रिसर्च की वो वेरीफाई कर रही है कुछ पेपर्स के साथ में। तो नाम यहाँ पे लेना जो है वो थोड़ी सी जल्दबाजी हो जाएगी। लेकिन हमने भारत सरकार को जो है वो नाम अवगत करा दिए हैं और उन नामों पे जो है भारत सरकार की ऑलरेडी शायद जांच चालू हो चुकी है। तो जांच के बीच में कुछ भी नाम लेना जो होगा वो थोड़ा सा गलत हो जाएगा। आप लोगों ने तो ये आपकी फेडरेशन ने तो सवाल उठाए, ऑल इंडिया ज्वेलर्स एंड गोल्डस्मिथ फेडरेशन ने, लेकिन यहाँ के बाकी जो एसोसिएशन है, इब्जा वगैरह है, क्या वो उन लोगों को ये चीजें नजर में नहीं आ रही है? देखिए सेपा के जब सबसे पहले लेटर गया था तो उसको इब्जा ने ही भेजा था। लेकिन जहां तक फॉलो अप की बात आती है तो लेटर तो देखिए कोई भी प्रॉब्लम आ रही है वो आप बता के भेज दीजिए और उसके बाद अगर आप फॉलो अप नहीं करते सरकार के साथ तो दो ही बातें होती है कि या तो आपको ऐसा लगता है कि सरकार इस बात पे सुनेगी नहीं, या दूसरी बात ये हो सकती है कि आपको ये लगता है कि आपके जो इंटरनल मेंबर्स हैं वो शायद आपके इस कदम का विरोध करे। तो जहां तक इब्जा की बात है उन्होंने ये बात जो है वो उठाई थी सितंबर के महीने में, लेकिन उसका कोई भी फॉलो अप नहीं किया। आपके माध्यम से मैं देश की सभी एसोसिएशन से ये अपील करना चाहूंगा कि वो एक मंच पे आए और इस चीज का विरोध करें, क्योंकि ये आने वाले समय में व्यापारियों के लिए बहुत खतरनाक है और इससे जो है वो आने वाले समय में चांदी और सोने का जो व्यापार है वो खत्म हो सकता है। मैं आपको एक छोटा सा एग्जांपल देता हूँ साहब। प्लैटिनम का जो इम्पोर्ट है वो 2 दिन या 3 दिन से चालू हुआ है। 2-2.5 टन के आसपास जो है वो प्लैटिनम आया है और 5% इम्पोर्ट ड्यूटी में है और उसका इम्पैक्ट ये हुआ कि सोने का भाव जो लोकल बाजार में जो कॉस्टिंग आ रही है एक व्यापारी की, उससे वो 500-700 रुपए नीचे बिक रहा है। तो जो व्यापारी है जो बैंक से लिमिट लगा के बैठा हुआ है वो सिर्फ ब्याज भर रहा है और ब्याज का नुकसान कर रहा है, वो किसी भी तरह से कमा नहीं पा रहा है। जी, छोटा एक और जवाब दीजिएगा, क्या आईआईवीएक्स की जिम्मेदारी ये है कि नहीं कि कंट्री ऑफ ओरिजिन की जो सर्टिफिकेट की आप बात कर रहे हैं उसकी जांच करे? देखिए कोई भी काम अगर राष्ट्र विरोधी हो रहा है तो बिल्कुल एक संस्था की ये जिम्मेदारी है कि वो उसकी जांच करे और आईबीएक्स जो है वो इससे बिल्कुल पीछे नहीं हट सकता कि दुबई सरकार जो है वो उसकी जिम्मेदारी है सर्टिफिकेट ऑफ ओरिजिन की जांच करना। देखिए रिस्पॉन्सिबल सोर्सिंग जो है वो डायमंड के केस में, गोल्ड के केस में वर्ल्ड वाइड प्रैक्टिसेस है और रिस्पॉन्सिबल सोर्सिंग जो है वो उतना ही महत्वपूर्ण है जितना कि रिस्पॉन्सिबल सेल्स है। तो रिस्पॉन्सिबल सोर्सिंग की जहां तक बात आती है तो मुझे लगता है कि आईआईबीएक्स अपनी जिम्मेदारी से पल्ला बिल्कुल नहीं झाड़ सकता और आईआईबीएक्स को इसमें बिल्कुल स्ट्रिक्ट एक्शन लेना चाहिए। शायद ऐसा हो रहा है कि उनको ये लग रहा है कि अगर उन्होंने एक्शन लिया तो अभी जो उनके एक्सचेंज में वॉल्यूम हो रहा है सिल्वर का वो बंद हो जाएगा और एक्सचेंज जो है वो ठप हो जाएगा। देखिए लॉन्ग रन में एक्सचेंजेस हमेशा काम करते हैं और शॉर्ट टर्म को लेकर आईबीएक्स को इस तरह की नीति पे नहीं चलना चाहिए। ये देश के लिए भी ये खतरनाक है और यहाँ पे हमारे यहाँ के जो ज्वेलर्स हैं उनके लिए भी ये आने वाले समय में बहुत खतरनाक साबित हो सकती है, क्योंकि सिर्फ 25 करोड़ की नेटवर्थ वाले लोग ही यहाँ पे प्रतिभागी हो सकते हैं, बाकी लोग नहीं हो सकते। तो आज एआईजेजीएफ की जब हम बात करते हैं तो हमारे 99% लोग ऐसे हैं जो जो कि 1 किलो 500 ग्राम या 100 ग्राम के स्टॉक के ऊपर काम करते हैं। तो वो व्यापारी कहाँ जाएगा? उसकी दुकान क्या हम बंद होने देंगे? बात है, लॉन्ग टर्म में अगर आपको काम करना है तो आपको तो ट्रांसपेरेंट काम करना ही पड़ेगा। और मैं उनके एमडी का इंटरव्यू भी सुन रहा था, तो वो अपनी हमारे यहाँ इतने रजिस्टर्ड है, इतने ज्वेलर है, हम नियम के तहत काम कर रहे हैं, लेकिन क्या आप चेक कर रहे हैं उस पर तो बात ही नहीं कह रहे हैं। चलिए अभी आखिरी सवाल नितिन जी मेरा ये होगा कि ये जो दिक्कतें हैं ये सिर्फ चांदी तक ही सीमित है या बाकी मेटल्स की भी इस तरह से नियमों की अनदेखी देकर इंपोर्ट हो रहा है? छोटा जवाब दीजिएगा, वक्त कम है नितिन जी। देखिए प्लैटिनम जो है वो एलॉय के रूप में इंडिया में लाया जा रहा है सेपा एग्रीमेंट के तहत। इसमें 4% ही प्लैटिनम है, 88% गोल्ड है और 8% जो है वो कॉपर एंड अदर मेटल्स है। तो इसमें बिल्कुल जो है 5% की ड्यूटी में आने की वजह से वो मार्केट में 1-1.5% डिस्काउंट में बेच रहे हैं, जिससे गोल्ड का मार्केट अगर आप देखेंगे तो लास्ट 2 या 3 दिन में पूरी तरह से डिस्टॉर्टेड हो चुका है। तो ना केवल सिल्वर बल्कि प्लैटिनम के माध्यम से गोल्ड के व्यापारी की भी कमर तोड़ी जा रही है। जाते जाते एक और छोटा जवाब देते जाइए। कल यूएस में सीपीआई के नंबर आए तो वो अनुमान से कम थे, महंगाई में नरमी की उम्मीद से इंटरनेशनल मार्केट में जिस तरह की तेजी थी वो घरेलू बाजार में नहीं दिखी। क्या अब बाजार इस बात का अनुमान लगा के चल रहा है कि कहीं बजट में ड्यूटी कट हो जाए यहाँ के लोग, इस वजह से वो डिफरेंस दिखा? बिल्कुल सर, दो चीजों का फर्क आया है यहाँ पे। जो मैंने आपको प्लेटिनम का बताया उसकी वजह से भी लोगों ने जब बाजार में माल नहीं बिका तो एमसीएक्स में बेचना शुरू किया, तो वहां पे एक डिस्काउंट इस वजह से आया। सेकंड जो है बाजार ये मान के चल रहा है कि 4 से 5% का ड्यूटी कट जो है वो हमें आगे देखने को मिल सकता है। तो एमसीएक्स में थोड़ा खरीदारी से जो है वो जब तक बजट नहीं आ जाता तब तक थोड़ा सा बचना चाहिए। वक्त निकाला हमारे लिए। चलिए आगे बढ़ते हैं, हमारे साथ बाकी मेहमान भी बने हुए हैं। बीरेन जी आप बताइए, गोल्ड और सिल्वर को लेकर कल उस तरह की तेजी गोल्ड में दिखी नहीं, कॉमिक्स पे काफी अच्छी तेजी थी, क्या हुआ था सर कल? और आज बताइए आज क्या करें?
काफी सॉफ्ट रहा, तो कॉमेक्स में ऑलमोस्ट $50 का जंप आया था। यहाँ मार्केट इतना रन अप नहीं कर पाया। नेचुरली बजट आगे है तो कोई बड़ी पोजीशन शायद नहीं लेंगे, बजट के बाद क्लियरिटी आएगा। और ऊपर इस तरह से थोड़ा डिमांड रेशनिंग भी देखने को मिल रहा है, थोड़ी फिनेंशियल क्रंच भी है, तो रिटेल डिमांड, फिजिकल डिमांड थोड़ी कम दिख रही है। अनिंद बैनर्जी जी, आज अगर कोई ट्रेडर गोल्ड और सिल्वर में ट्रेड करना चाहता है तो उन्हें क्या आप सलाह देंगे? एक्चुअली गोल्ड और सिल्वर में कल इंटरनेशनल मार्केट में तो अच्छा खासा तेजी था, बट वो रिफ्लेक्ट नहीं हो रहा है डोमेस्टिक मार्केट में। तो एक एक डोमेस्टिक वीकनेस है जो वीरेन भाई ने बताया। आई अग्री विद दैट। तो जिसके कारण हो सकता है कि आज थोड़ा सा ये रेंज बाउंड रहे, तो इंट्राडे में एक बाइंग बनता है अराउंड 300 के आसपास, अराउंड द करंट लेवल्स। बट एक प्रॉपर स्टॉप लॉस के साथ किया जा सकता है। बट ओवरऑल अगर गोल्ड सिल्वर का ट्रेंड देखा जाए तो इट विल बी इन अ रेंज इन द डोमेस्टिक मार्केट, क्योंकि बजट का भी एक एस्पेक्ट है। और उसके साथ इंटरनेशनली गोल्ड में एक बिड रहेगा, क्योंकि जो कल यूएस का सीपीआई इन्फ्लेशन था, उसके कारण इंटरनेशनली गोल्ड में वीक डॉलर के कारण एक लोअर लेवल्स में मार्केट में बाइंग रहेगा। सो ओवरऑल इंट्राडे आज अगर देखें सिल्वर में रेंज बाउंड बाइंग किया जा सकता है एट करंट लेवल्स विद अ स्टॉप लॉस, बट इन गोल्ड आल्सो ऑन डिप्स इट कैन बी बॉट। गोल्ड और सिल्वर को लेकर चलिए वक्त इस मेटल्स की, जहां पर आज चौतरफा गिरावट दिख रही है। कॉपर देखिए 853 के आसपास, आधे % के आसपास की नरमी है। जिंक भी आज कमजोर है, ये भी आधे % से ज्यादा कमजोर, 271 रुपए 50 पैसे पे। एल्यूमिनियम 228 के नीचे और लेड 189 के पास। तरुण जी, बेस मेटल्स पर आपकी राय क्या है? Hey, good morning, Mohanji. Thanks for having me on your show. Talking of base metals, I think जो bearishness है that will continue 2 weeks before हमने बोला था कि copper would likely to top out near 870, 875 zone, and it to happen now. It is trading around 850 per kg. We believe short-term trend will be weaker. Chinese concern जो है वो play करेगा market के अंदर, and that has already played this week. एंड मुझे ऐसा लगता है कि ग्रेजुअली 840 अगर ब्रेक होगा तो इट कुड बी स्लाइडिंग एज अर्लियर सेड, could be around 820, 810 in the weeks to come. So मुझे कॉपर के अंदर वीकनेस लगता है, बेस मेटल कॉम्प्लेक्स के अंदर भी वीकनेस नजर आता है। आपको क्या लग रहा है, बेस मेटल्स की चाल यहां से क्या दिख रही है? और कोई आज के लिए अगर किसी को ट्रेड करना है तो कहां पर दाव लगाना चाहिए? बीरेन जी, आपसे सवाल था। हाँ, जैसे तरुण भाई ने कहा, मार्केट दबाव में तो है। मैं 860 के आसपास शॉर्ट प्रेफर करूंगा, 871 के स्टॉप लॉस से। डाउनसाइड ऑब्जेक्टिव मेरा 844, 845 का रहेगा। एक से 2 वीक यानी 8-10 दिन की अवधि रहेगी। फंडामेंटलिस्ट के काफी कमजोर है, बट मैं समझता हूँ कि कॉमेक्स की जो एक्सपायरी खत्म होगी जुलाई कॉन्ट्रैक्ट की, उसके बाद इसमें डाउन टर्न आएगा। तो टाइमलाइन के हिसाब से 15 अगस्त के बाद इसमें डाउन साइड थोड़ा एक्सीलरेशन होना चाहिए। आपकी टॉप ट्रेड क्या है मेटल्स में आज? अनिंद जी, आपसे सवाल था मेटल्स में। आज आप कहां सलाह दे रहे हैं पैसे लगाने की? मेटल्स में आपका बेस मेटल्स में जिंक, कॉपर दोनों ही एक बेरिश ट्रेंड में है, क्योंकि एक तरफ माइक्रो फैक्टर्स जो है चाइना का इशू, वो तो कंटिन्यूस टू वे ऑन द मेटल प्राइसेस। आज जो ट्रेड डेटा आया वो क्लियरली इंडिकेट कर रहा है कि चाइना का जो डोमेस्टिक सिचुएशन है कंटिन्यूज टू बी बैड। और नेक्स्ट वीक तो बहुत ही इंपॉर्टेंट वीक है, चाइना का प्लेनम है, वी हैव ऑल जीडीपी नंबर्स है, होम प्राइसेस है। तो इसके लिए आज के लिए कॉपर में, जिंक में, दोनों में ही डाउन ट्रेंड वी आर एक्सपेक्टिंग। तो कॉपर में 860 के आसपास इट इज अ गुड शॉट। 866, 67 का स्टॉप लॉस है। 842, 43 के आसपास इसका एक सपोर्ट है। और जिंक में भी आपके हाई लेवल्स में शॉर्ट किया जा सकता है विद अ प्रॉपर स्टॉप। तो बोथ द प्राइसेस कैन बी इन अ डाउन ट्रेंड।
शॉर्ट पोजीशन बनाने की सलाह अनिल जी की आ रही है, लेकिन लेवल्स का ध्यान रखिए और स्टॉप लॉस का भी ध्यान रखिएगा। क्रूड को लेकर बीरेन जी क्या कहेंगे आप? क्या तेजी ये आगे और बढ़ सकती है या क्या करना चाहिए ट्रेडर्स को? इवेंट के आसपास रेजिस्टेंस बिल्डअप हुआ है, तो ऊपरी स्तरों में लेवल कम हो जाती है। मार्केट फंडामेंटली स्ट्रॉन्ग है, बैकवर्डेशन में भी है, तो मैं शॉर्ट तो प्रेफर नहीं करूंगा। शार्प डिप्स पे मींस 6750 के आसपास बाई किया जा सकता है। अपसाइड ऑब्जेक्टिव 7100 का रख के, और स्टॉप लॉस 6580 का होना चाहिए। 3-4 दिन की व्यू है ये। अनिंद जी आपकी सलाह क्या है कच्चे तेल के लिए? एक रेंज है, क्योंकि हरिकेन का जो इम्पैक्ट था वो तो अभी दैट हैज बीन कंप्लीटली एब्जॉर्ब। तो 6750 और 7050 का एक रेंज बना है। तो यहाँ पे दो तरीके का स्ट्रेटेजी किया सकता है। एक, जो अगर कोई फ्यूचर्स में ट्रेड करना चाहता है तो बाय ऑन डिप्स विद अ स्टॉप लॉस बिलो 6750, या सेल अबव 7000 विद अ स्टॉप लॉस अबव 7050। दूसरा स्ट्रेटेजी ये बन सकता है, कोई शॉर्ट स्ट्रैडल या शॉर्ट स्ट्रैंगल किया जा सकता है, कोई किसी को ऑप्शन से अगर ट्रेड करना हो, क्योंकि ये रेंज बाउंड अभी फिलहाल रहेगा। एक तरफ जैसे सॉफ्ट डॉलर के कारण एक बिड रहेगा एट लोअर लेवल्स, एट द सेम टाइम जो डोमेस्टिक जो डिमांड ड्राइवर्स है, वो डिमांड ड्राइवर्स इज स्ट्रांग बट इज नॉट स्ट्रांग इनफ कि इमीडिएटली एक ब्रेकआउट हो जाए कि ऊपर की तरफ। तो हम लोग के हिसाब से इट विल बी इन अ रेंज। चलिए एग्री मार्केट की बात कर लेते हैं। तरुण जी हल्दी को लेकर बताइए, हल्दी की तेजी टिक नहीं पा रही, फिर से 16,000 के नीचे आ चुका है। फंडामेंटल्स क्या कह रहे हैं हल्दी के अब? आई थिंक टर्मरिक की बात करते हैं तो कंसोलिडेशन विल प्रिवेल एट दिस जंक्चर। रीजन टिपिकली हम देखते हैं कि रेनी सीजन के आसपास थोड़ा मूवमेंट भी कम होता है, तो डिमांड भी कम हो जाती है कुछ मसालों की। सो दैट इज ऑल्सो वेइंग ऑन द प्राइसेस ऑफ टर्मरिक। साइमल्टेनियसली इट हैज ऑलरेडी जंप्ड। लास्ट ईयर की बात करते हैं, इट वाज अराउंड 5000 से 20,000 गया। सो मार्केट इज समवेयर ट्राइंग टू मेक अ फॉर्म base near 15,000. No doubt it has corrected recently, but we believe 17,000 के ऊपर आसानी से नहीं चलेगा। साइमल्टेनियसली 14,500 के नीचे आसानी से नहीं जाएगा। इस दायरे के बीच में मार्केट मूव करेगा। द मोमेंट we will have a clarity of this monsoon spell, then certainly we will have a clarity about the upcoming crop which will hit in the market in the March next year. So that will also play in deciding the longer term view, but we believe 17,500 के ऊपर अगर जाता है तो इसके अंदर फिर से तेजी देखने को मिलेगी। अदरवाइज इन द रेंज क्रिस क्रॉस विल प्रिवेल। बड़ी तेजी यहां पर दिखेगी, ये तरुण जी को लगता है। जीरा और धनिया इन दोनों पे बताइए, छोटा जवाब दीजिएगा तरुण जी। जीरा का जो रैली है डेट इज ऑलरेडी ओवर 30,000 के ऊपर सस्टेन नहीं कर पाया है। ग्रेजुअली इट इज अगेन ड्रैगिंग टुवर्ड्स 25,000 और नियर बाई ट्रेजेक्टरी। कोरिएंडर की बात करता हूँ, टिपिकल साइडवेज है 7,000 से 7,500 के बीच में, और इसी रेंज के अंदर प्राइस एक्टिविटी होनी चाहिए फॉर कपल ऑफ वीक्स फ्रॉम नाउ। मसालों पर आपका व्यू क्या है? मसालों में मिला जुला कारोबार है अभी। फिलहाल मेरा फोकस मसालों पे कम है। अभी एग्री काउंटर में मैं कॉटन केक पर ज्यादा फोकस कर रहा हूँ 2-3 दिन से। और ग्वार को लेकर तरुण जी क्या लग रहा है? ग्वार भी काफी समय से लंबे समय से काफी सुस्ती दिखा रहा है, आगे कुछ तेजी की उम्मीद है क्या? बेटर मॉनसून ऑलरेडी प्राइस्ड इन हो चुका है। दैट्स द वेरी रीजन वी आर वेरी क्लोज टू अ बेस। देख रहे हैं हम बार टिपिकली 5,200 के आसपास से ही बेस बनाता है और रैली आती है। एंटायर सीजन के अंदर प्राइस चला नहीं क्योंकि स्टॉक बहुत ज्यादा थे। साइमल्टेनियसली अगर जैसे आपने कहा कि रैली आ सकती है क्या, वो उसी केस में आएगी जो प्रोड्यूसिंग बेल्ट है, मेनली राजस्थान है, जो कि ऑलमोस्ट 90% ऑफ इंडिया क्रॉप प्रोड्यूस करता है ग्वार का। अगर वहां पर रेनफॉल कम होता है, दैट विल बी द ओनली ट्रिगर जहां पर ग्वार सीड के प्राइस में जंप देखने को मिले। बट सो फार मॉनसून इज डेवलपिंग वेरी नाइस अक्रॉस इंडिया, इवन इन राजस्थान ऑल्सो। सो अल्टीमेटली दैट sluggishness will continue in the prices. We don't see major upside happening unless monsoon will start weakening. ग्वार को लेकर शुक्रिया तरुण जी आपका, वीरेंद्र जी आपका, और अनिंद बैनर्जी जी आपका भी। तो मुनाफे की मंडी में इतना ही। ब्रेक के बाद जब लौट